ये केस ना ही वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, CCTV images of the crime scene have been destroyed. बल्कि ऐसे बहुत सारे सवाल छुपाए हैं जिसके जवाब इंसाफ और सच के खातिर मिलना बहुत जरूरी है। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। वक्त गुजरने के साथ वो हर कोशिश की जा रही है जिससे एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको इस केस से डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे आपका ध्यान भटकाया जाएगा जिससे इस केस से जुड़े अपराधियों को बचाया जा सके। इस केस में हम जानेंगे कि कैसे कई दशकों से आरजी कर कॉलेज के दीवारों के पीछे एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें लाशों को भी नहीं बख्शा गया, और जब भी इसे किसी ने एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम बुरा ही हुआ। इस केस में ऐसे ऐसे राज हैं जिसे दबाने के लिए पुलिस के ऐसे ऑफिसर को केस सौंपा गया जिस पर साल 2013 के कामधुनी केस को बिगाड़ने के और अपराधियों का साथ देने का आरोप लगा हुआ था। A person who is responsible for the Kamdini rape and murder because he was the head of the investigation. हमने पूरी कोशिश की है कि इस केस में ना ही हर पहलू पर सवाल उठाए जाए बल्कि हर उस चीज का एनालिसिस किया जाए जिसे मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकत अपना पूरा जोर लगा रही है। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। यकीन मानो ये केस जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। इसके तार आरजे कर मेडिकल कॉलेज के काले पन्नों से जुड़ते हैं, इसीलिए मेरे साथ आखिर तक बने रहे और इसे शेयर करें ताकि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। 9 अगस्त की सुबह 9:30 के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, बस इसके बारे में जानते हैं। लेडी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी जिसमें से आधे कपड़े गायब थे जो वही बॉडी के पास पड़े हुए थे। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा बगल में ही बिखरा हुआ था। शरीर का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जिससे दरिंदगी की दास्तां खून से लिखी ना गई हो। दोनों आंखों से बहता खून चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट तक किसी भी अंग को बख्शा नहीं गया। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ जुड़ गई। माना कि डॉक्टर्स का दिल मजबूत होता है क्योंकि उनका पेशा ही कुछ ऐसा होता है, लेकिन वह मौजूद किसी भी शख्स का दिल ऐसे मंजर को देखने के लिए बना ही नहीं था। एक हॉस्पिटल के अंदर जहां लोगों की जिंदगी बचाई जाती है वहां पर ही काम करने वाली लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, ये बात ही बहुत डरावनी है। जब यह खबर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल तक पहुंची तब उन्होंने बहुत शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपर से लेडी डॉक्टर के घर फोन करवाया। पेरेंट्स के पास पहले फोन किया गया कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये खबर सुनकर उस लड़की के पेरेंट्स वापस कॉल करने लगे, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर 15 मिनट बाद उनके पास फिर कॉल आता है कि आपके बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि 12 घंटे पहले ही उनकी अपनी बेटी के साथ बात हो चुकी थी। हाल चाल पूछने के बाद ही लड़की ने अपनी माँ को बताया था कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है। अब सोचने वाली बात है कि 15 मिनट में अलग अलग रीजन क्यों मेंशन किए गए। क्या वहीं से साजिश रचने की कोशिश शुरू हुई या फिर ये पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था। प्रिंसिपल ने इसे ना ही सिर्फ सुसाइड घोषित किया, ना ही झूठ फैलाया, बल्कि ब्लेम भी लड़की पर ही लगा डाला, जबकि बॉडी की कंडीशन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ किस तरह की दरिंदगी की गई है। और इसी बीच प्रोफेसर का बयान लोगों को किसी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह नजर आया और वहाँ के लोगों का और डॉक्टर्स का खून खोल उठा और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी आवाज उठी तो कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश के डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हैं क्योंकि सभी को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में हुए खुलासे किसी स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें इस साजिश को छुपाने के लिए नए नए किस्से और किरदार दफनाए गए। सबसे पहले उस क्राइम प्लेस को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने सील नहीं किया, जबकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सील कर वहां पुलिस के आने जाने तक लोगों को आने जाने को रोकना ताकि क्राइम सीन पॉल्यूट ना हो सके और वहां मौजूद एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो। जब वहां पुलिस आई तो उन्हें वहां एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला
उन्होंने सभी से पूछताछ की और सभी के फोन्स जब्त कर लिए गए और ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने का ट्राई किया। उसमें से एक फ़ोन से वो कनेक्ट हो गया। वो फ़ोन था संजय रॉय का। अब ध्यान से समझना केस को कैसे एक डायरेक्शन में मोड़ा गया। पुलिस ने बताया कैसे थोड़ी सी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। न्यूज में और हर जगह उसके पोस्ट के बारे में खबर आने लगी। जांच में पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीबी होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था, जिसे पुलिस भी कहा जाता है। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वो वहाँ पर पेशेंट को एडमिट कराने, उनको बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपनी मोहल्ले में भी बदनाम था। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर कोई काम करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता था। यहाँ तक कि उसने अपने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाया था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियाँ की थी, जिसमें से पहली 3 वाइफ अब्यूडोस बिहेवियर के चलते छोड़कर चली गई और चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से खत्म हो गई। संजय रॉय पोर्न मूवी का और शराब का एडिक्ट था। संजय ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 8 अगस्त को शाम को वो पहले 4th बटालियन के एक और सिविक वॉलंटियर के साथ शराब पीकर कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहाँ से 11 बजे जिस पेशेंट को उसने भर्ती कराया उसे देखने आरजीकर हॉस्पिटल में आया और फिर 30 मिनट बाद वहाँ से निकलकर वो शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद उसने फिर से शराब पी और दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैरक में जाकर सो गया। आप जरा सोचिए कि कैसा सिस्टम है। जो शख्स पुलिस में नहीं है वो पुलिस बैरक में बेधड़क सो रहा था। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय के बयान, सीसीटीवी फुटेज और फोन के लोकेशंस वेरीफाई होते हैं। संजय के फोन में ढेर सारी पोर्न वीडियोस भी मिली। साथ ही पड़ोसियों और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके शराबी और फिल्म्स के एडिक्ट होने की बात से एग्री भी किया। कोलकाता पुलिस ने इन एविडेंस के आधार पर ही संजय को एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन को खुद को ही शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जीत बताकर खुद की ही पीठ थपथपाने लगी। He is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment. लेकिन किस्सा यही थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में होते हर नए खुलासे एक नया सवाल छोड़ रहे थे, जिसका जवाब ना तो कोलकाता पुलिस के पास था ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास था। संजय रॉय की अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि जो व्यक्ति नशे की हालत में था वो 31 साल की महिला के साथ हुए इस खतरनाक अपराध के पीछे अकेला शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेशर बनने के साथ कवर अप करने का शर्मनाक खेल भी शुरू हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को बुरे अंजाम भुगतने की धमकियां मिलने लगी। ये खबर सामने आने लगी कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने न सिर्फ इस केस को सुसाइड बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि उन लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए। मामला जब बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए और एक ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संजय घोष ने पहले तो ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और डिसीज विक्टिम उनकी बेटी जैसी है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले ही दिन संदीप घोष को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब ये सब सोची हुई चाल है। संदीप घोष की इमेज एक निहायत ही भ्रष्ट आदमी की है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का दिया गया ये बयान है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो ऐसी हायर पोजीशन पे है, जिसके डीप पॉलिटिशियन कनेक्शन है, उसके लिए एविडेंस मिटाना कितना आसान होगा।
ऐसा कहा जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ एक चेहरा है जिसे मुजरिमों को बचाने के लिए सामने लाया गया। या तो सभी आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। जिस तरफ ये केस जा रहा है ऐसा लगता है बहुत बड़े साजिश को छुपाया जा रहा है। अगर किसी को भी ये मात्र एक थ्योरी लग रही है तो हम बात करेंगे सुवर्ण गोस्वामी के स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये साफ कह दिया कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men. more than one minute. आदमी की बॉडी ऑलमोस्ट 15 ग्राम ऑफ सीमन प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे में विक्टिम की बॉडी में 150 ग्राम ऑफ सीमन फ्लूइड का मिलना इस फैक्ट को वेरीफाई करता है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों ने लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 19 डिग्री एंगल पर थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेल्विक गर्दन के तोड़े जाने का जिक्र है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस हिस्से को तोड़ना एक नशे में धुत आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ या तो संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल हैं या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय रॉय को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि असली कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल और सरकार में बटे भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई। अब हम भी हैरान हैं कि कैसे एक पूरा महकमा, पूरा सरकारी तंत्र इस साजिश को छुपाने के लिए खुलेआम नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में ये क्राइम हुआ उसी के सामने टॉयलेट और रेस्टरूम में रिनोवेशन के नाम पर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চেস্ট মেডিসিন বিভাগের যে সেমিনার রুম, সেই সেমিনার রুমের সামনে। এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে, এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় কিন্তু মেইনটেনেন্স কাজ। और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो ट्रक भर गुंडे बेचकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस कदर आतंक मचाया कि न सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके बल्कि प्रोटेस्टर्स का डर के चलते मनोबल टूट जाए। लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इस केस को शुरू से ही कवर अप करने की प्लानिंग सबसे बड़ा हिस्सा था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2023 के कामधनी गैंगरेप में लापरवाही और कल्पित से मिले होने का आरोप है और ये इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग में मेंशन भी किया गया है। The person who is responsible for the Kamdini murder, because he was the head of the investigation, he blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goyal. But he needs to. ना ही न्याय का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है, बल्कि इसके कातिलों को शक्तिशाली पोजीशन पर बैठे आकाओं से शरण भी मिल रही है। अब हम आपसे कुछ डिटेल्स और थ्योरीज और इनसाइड न्यूज शेयर करते हैं जो कहीं ना कहीं दबी आवाज से ही सही लोगों के बीच पहुंच रही है। और अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए इस केस में जो जैसा दिख रहा है सच्चाई उससे कई ज्यादा बदतर है, क्योंकि शायद इसके तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है और इस नेक्सस में 2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हेवीली इन्वॉल्व है। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रिंसिपल ASDO को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उन्हें धमकाया
धमकाने के लिए सबसे पहले उनके स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात एक टॉर्चर की साजिश रची गई। इसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ेगी। अब आपके सामने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात हो रही है और इसमें 2 हाउस स्टाफ और एक इंस्टेंट की बात हो रही है जो ये रैकेट चेस्ट डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। आरजी कर कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा है। 1990, 2001, 2003, 2006, 2012, 2015 जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स और वीडियो टेप रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए चुप कराया गया और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम दिया गया। इन्हीं इतिहास के पन्नों से एक केस है सौमित्रा विश्वास का। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज को देखिए जो 2000 के इस केस से जुड़ी है और ये बहुत शॉकिंग है। इसके हिसाब से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता था। पोर्न फिल्म्स का शूट मेनली वीकेंड में होता था जिसमें सेक्स वर्कर्स को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ललित बॉयज हॉस्पिटल में बुलाया जाता था और जब कभी प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम नहीं हो पाता था तो हॉस्पिटल में आई डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था। कॉलेज में सभी को इसके बारे में पता था लेकिन सिर्फ सौमित्रा विश्वास ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। नतीजा कुछ ऐसा हुआ जैसा आज हम देख रहे हैं। 25 अगस्त 2001 को सौमित्रा अपने रूम में डेड पाई गई और पुलिस ने बड़े सफाई से इसे खुदकुशी बता मामले को ठंडा कर दिया। आज इस केस को 23 साल बीत चुके हैं और सौमित्रा की मां सविता अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी है। मधुसूदन साहू 1999, सौमित्रा विश्वास अगस्त 2001, अरिजीत दत्ता और प्रवीण गुप्ता फरवरी 2003 ये सभी केस आरजी कर कॉलेज से जुड़े हैं। एक्चुअली ये कॉलेज नहीं षड्यंत्र का पूरा माया जाल है। अब सवाल यह है क्या 23 साल से भी ज्यादा वक्त से ये रैकेट कॉलेज में चल रहा है? इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिससे आपको पूरा केस समझ आ जाएगा। मेरा ये सवाल चुनिंदा उन लोगों से है कि लेडी डॉक्टर छोटे कपड़े में नहीं थी, वो तो व्हाइट कोट में थी। सुनसान सड़कों पर नहीं बल्कि अपने वर्क प्लेस पर थी। वो कोई पार्टी करके नहीं लौट रही थी बल्कि 36 घंटे की ड्यूटी करके वापस आई थी। कहा गए वो शोर मचाने वाले लोग जो बेवजह बातों को मुद्दा बनाते हैं लेकिन जब सच में आवाज उठानी होती है तो उनकी जुबान तक नहीं हिलती। किसी ने सही कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही।